हेलो इंजीनियर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर गौरव सोनखुटिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। तो चलिए इंजीनियर्स, आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉपी और पेन निकाल लें, ताकि आपको आगे जाके जब भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आपके पास सोल्यूशन रेडी हो। तो चलिए इंजीनियर, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मोटार का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, टूल्स कौन से यूज़ करते हैं जब ब्रिक वर्क किया जाता है, या फिर जब ब्रिक मशीनरी तैयार की जाती है तो कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स कौन से होते हैं ब्रिक मशीनरी को यूज़ करने में। ऐसे कुछ टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए इंजीनियर, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला पॉइंट है साइजेस ऑफ ब्रिक वर्क। अब साइजेस ऑफ ब्रिक्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइजेस ऑफ ब्रिक्स। तो साइजेस ऑफ ब्रिक में सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है, जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज मतलब क्या होता है, चारों तरफ से उसकी एजेस प्रॉपर हो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड साइज। अब स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 190 बाय 90 बाय 90 mm, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 190 बाय 90 बाय 90 mm। अब दूसरा जो एक टाइप होता है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का। नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का साइज़ होता है 230 बाय 110 बाय 75 mm। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिक में एक्चुअल देखा कैसे जाता है। ये हमारा एक ब्रिक है, तो ब्रिक में जो ये वाला पोर्शन आ रहा है, लंबा वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं स्ट्रेचर। ये जो छोटा पोर्शन आ रहा है ये हो गया हेडर का, और ये हो गई हाइट। तो इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया मॉड्यूलर ब्रिक, तो मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज़ है 190 बाय 90 बाय 90 mm, तो इसको हम इसमें कैसे देखेंगे। तो ये जो लेंथ का पोर्शन आ रहा है ये हो गया आपका 190, ये डेप्थ जिसमें डेप्थ लिखी हुई है ये हो गई आपकी 90 mm की, और ये जो लिखा हुआ है हाइट ये हो गया आपका 90 mm का। तो ऐसे हम गिनते हैं ब्रिक का साइज़। अब हम देखेंगे कि मोटार होता क्या है। मोटार होता है सीमेंट, सैंड एंड वाटर का कॉम्बिनेशन। अब हम जानेंगे कि जब भी हमको एक दीवार तैयार करनी है, जिसको हम ब्रिक वर्क बोलते हैं या ब्रिक मशीनरी बोलते हैं, तो उसमें हम कौन सा मोटार बनाएं, कौन से रेशियो का मोटार बनाएं। तो उसमें हम देखते हैं 1:4, 1:5 एंड 1:6 का। जनरली हम यूज़ करते हैं 1:5 और 1:6 का, क्योंकि 1:4 रिच मोटार में गिनती होती है, वो इकोनॉमिकल नहीं रहता। अब हम देखेंगे कि मोटार का थिकनेस कितना रहना चाहिए जब हम ब्रिक मशीनरी तैयार करें। तो मोटार का थिकनेस रहता है दोस्तों 10 mm का। अब वो 10 mm हम कैसे गिनते हैं, तो 10 mm हम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसमें ये वाली जो थिकनेस है हॉरिजॉन्टली थिकनेस, और ये जो वर्टिकल थिकनेस आ रही है ये हमारी 10 mm की होनी चाहिए। ऐसा क्यों, जब ब्रिक के बीच में 10 mm का मोटार आता है और जब नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आता है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। सीमेंट आपको जैसे पता है बॉन्डिंग का काम करता है, उसी तरह जब हम एक दीवार तैयार करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, उसमें ताकत अच्छी होती है, इसलिए हमें 10 mm का गैप रखना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, या नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है बॉन्डिंग इन ब्रिक्स। तो बॉन्डिंग इन ब्रिक्स क्या होता है दोस्तों, बॉन्डिंग इन ब्रिक्स के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हेडर बॉन्ड, सेकेंड होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, थर्ड इंग्लिश बॉन्ड एंड फोर्थ वन इज़ फ्लेमिश बॉन्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये तो बताने के लिए मैंने बता दिया कि 4 नाम होते हैं, लेकिन ये दिखते कैसे हैं, आपका एक सवाल होगा कि होता क्या है हेडर बॉन्ड। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था हेडर का पोर्शन क्या होता है। जैसे कि ये हमारा ईंटा है। अब ये ईंटे में ये वाला जो लंबा पोर्शन आ रहा है ये है स्ट्रेचर, ये वाला पार्ट है वो हेडर, और ये जो आ रहा है ये है थिकनेस, मोटाई। तो अब हम देखते हैं हेडर बॉन्ड दिखता कैसा है। तो हेडर बॉन्ड ये रहा। अब हेडर बॉन्ड जब हम तैयार करते हैं दीवार, तो सिर्फ इसी फेस के इसमें हम ईंटे को रखते हैं कंटिन्यू, हेडर 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 10 mm का गैप छोड़ के, उसको बोलते हैं हेडर बॉन्ड या मशीनरी। अब देखते हैं हमारा सेकंड जो है स्ट्रेचर बॉन्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ स्ट्रेचर का पार्ट रखा जाता है, जो लंबा वाला पोर्शन है सिर्फ उसको रख के एक के ऊपर एक रख के ब्रिक वर्क तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। तीसरा हमारा पॉइंट था दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड। अब इंग्लिश बॉन्ड कैसे रखते हैं, तो इंग्लिश बॉन्ड में एक स्ट्रेचर का लाइन आता है, फिर हेडर का लाइन आता है, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। और लास्ट आता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड कैसे होता है, एक हेडर का पोर्शन रखा जाता है, एक स्ट्रेचर का पोर्शन रखा जाता है, एक हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर। जनरली हम यही बॉन्ड यूज़ करते हैं जब हम तैयार करते हैं अपना ब्रिक मशीनरी। देख सकते हैं आप, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये वाला पोर्शन हो गया आपका हेडर का, और ये जो लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है पिंक कलर का ये हो गया आपका स्ट्रेचर का। तो जनरली हम यही यूज़ करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। तो चलिए इंजीनियर्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है टूल्स आर यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी। अब कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं
ब्रिक मशीनरी को तैयार करने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे कुछ 6 टूल्स, जिसका फर्स्ट आता है ट्रॉवेल, सेकंड आता है प्लम बॉब, थर्ड है हैमर, फोर्थ है स्पिरिट लेवल, फिफ्थ है मेसन स्क्वायर और ये स्टील टेप। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, ट्रॉवेल को हम हिंदी में बोलते हैं कौचा, दूसरा है प्लम बॉब जिसको हम ओलंबा भी बोलते हैं, ये वाला पोर्शन है आपका प्लम बॉब का। हैमर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम जब मोटार के ऊपर ईंटे को रखें तो उसको थोड़ा प्रेस किया जाता है ताकि वो उसमें प्रॉपर सेट हो जाए। तीसरा हमारा आता है चौथा हमारा आता है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम कोई दीवार बना रहे हैं तो वो सीधी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली चेक करने के लिए हम प्लम बॉब का यूज़ करते हैं। चौथा आता है मेसन स्क्वायर। अब मेसन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, ये वाला जो पार्ट है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, राइट एंगल हम यूज़ करते थे गुनिया निकालने के लिए। जब हम दीवार बनाते हैं तो उसका जो कोना एक दूसरी दीवार बन रही है तो वो प्रॉपर है कि नहीं वो देखने के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। और लास्ट है हमारा स्टील टेप। स्टील टेप का मतलब होता है दोस्तों जिससे हम मेज़र कर सकें कि हमको सपोज़ 3 मीटर की दीवार बनाने 3 मीटर हम मेज़र कर सकें कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है, उसके लिए हम स्टील टेप का यूज़ करते हैं, और हाइट देखने के लिए भी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी। अब टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि हमें पता है कि हम देखते रहते हैं कि एक दीवार है, लेकिन दीवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में टेक्निकल टर्म्स में हम उसको कुछ नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। अब वो नॉमेनक्लेचर क्या है, चलिए मैं देखते हैं। जैसे कि हमारा एक ब्रिक वॉल है, तो इसमें जो मैंने आपको बताया था, जो वर्टिकल मोटार जो फिल किया जाता है 10 mm और जो हॉरिजॉन्टल मोटार फिल किया जाता है, तो वर्टिकल मोटार को बोला जाता है परपेंट्स और हॉरिजॉन्टल मोटार को बोला जाता है बेड जॉइंट्स। वैसे ही ये जो बड़ा पोर्शन है लेंथ पोर्शन, इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो छोटा वाला पोर्शन है स्क्वायर, इसको हेडर बोलते हैं। और ये जो लैब का पार्ट लिखा हुआ है, लैब क्या होता है दोस्तों? जब सपोज़ ये ब्रिक है मेरा, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक ब्रिक दे रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्रिक दे रहा हूँ, तो ये इतना जो पोर्शन हो गया ये लैपिंग का हो गया, इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। तो ये हो गया आपका लैप का पोर्शन, क्योंकि आपको यहाँ पे ये इतना लैप मिल रहा है, यहाँ पे इतना लैप मिल रहा है, इसको इसलिए लैप बोलते हैं। उसी तरह दोस्तों ये हो गया क्वीन क्लोजर और ये क्वीन हेडर। अब इनका यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि जब एक लाइन हम तैयार कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे अगर पूरा ईंटा हम नहीं रख सकते, सपोज़ हम पूरा ईंटा वहाँ पे नहीं रख सकते, तो कुछ आधा करके हमें वहाँ रखना पड़ता है ताकि हमारा जॉइंट परफेक्ट रहे, ज़्यादा बड़ा जॉइंट ना आए और उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए इंजीनियर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? कैलकुलेशन का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोटार कैसे फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ सैंड कैसे फाइंड करना है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मोटार। तो चलिए इंजीनियर्स नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे जिसमें हम सपोज़ हमें एक दीवार बनानी है जिसका वॉल्यूम है 1 m³ का, तो 1 m³ में हमारे कितने ईंटें लगेंगे वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो 1 m³ में सबसे पहले कितने ईंटें लगेंगे देखते हैं, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स। अब नंबर ऑफ़ ब्रिक्स में हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे ब्रिक की साइज़ कितनी है, वो मॉड्यूलर है या नॉन मॉड्यूलर है। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि हमारा ब्रिक मॉड्यूलर है, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ का है, उसका साइज़ है 190 बाय 90 बाय 90 mm। अब दूसरा देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल। जैसा कि मैंने बताया, अगर मुझे एक दीवार का कैलकुलेशन करना है और उसका वॉल्यूम अगर 1 m³ का है, तो 1 m³ के दीवार में कितने ईंटें लगेगी ये हम आज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड साइज़ या नॉन मॉड्यूलर साइज़, जो भी आपने लिया हुआ है ईंटा वो। तो यहाँ बस मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया है, ये mm में था, यहाँ मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया मीटर में। तो मीटर में कितना हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड बाय 1000, तो 0.19 बाय 0.09 बाय 0.09 मीटर को हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा कुछ इतना, वॉल्यूम 0.00154 मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। अब विथ मोटार मतलब क्या होता है दोस्तों? विथ मोटार मतलब 10 mm हमें ऐड करना है अपने स्टैंडर्ड साइज़ में। तो 10 mm ऐड करने के बाद क्या होगा, 0.19 में हम अगर 10 mm ऐड करते हैं 0.2 बाय 0.1 बाय 0.1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम आता है हमारा 0.002 m³ का। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ वॉल 1 m³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार, ये वाला पार्ट। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, देख पा रहे हैं, और नीचे आ जाएगा 0.002। तो इसको हम जब भी कैलकुलेट करेंगे, आप मेरे पे भरोसा मत कीजिए, आप कैलकुलेटर निकाल के इसे सॉल्व करके देखिए, तब आप यकीन करेंगे कि 1 m³ में हमेशा, ये थंब रूल भी है कि 1 m³ में हमेशा 500 ब्रिक्स ही आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 500 नोज़। अब ये जो 500 नोज़ आया है, जब आपको पता चल गया कि 1 m³ में 500 नंबर आ रहे हैं,
तो आप उसी तरह निकाल सकते हैं कि 2 m³ में कितना आएगा, 3 m³ में कितने ईंटें लगेंगे, 4 m³ में कितने लगेंगे, 56 m³ में कितने लगेंगे। बस आपको मल्टीप्लाई करना है 500 से, आपको पता चल जाएगा कि हमको कितने ईंटें की रिक्वायरमेंट है एक दीवार बनाने के लिए या एक घर बनाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ मोटार। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वांटिटी ऑफ मोटार कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ मोटार हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ मोटार में हमने कौन सा रेशियो लिया है। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था, हम कभी भी एक ब्रिक वर्क तैयार करने के लिए 1:4, 1:5 एंड 1:6 का रेशियो यूज़ करते हैं। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया है 1:5 का। तो मैं आज आपको बताऊँगा 1:5 के एग्जाम्पल से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालने का फॉर्मूला क्या है। क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालने का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है जैसे कि आप पीछे के स्लाइड्स में देखेंगे 1 माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स मतलब 500 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार का मतलब आप पिछले की स्लाइड में देखेंगे तो 0.00154 m³ आया हुआ है आंसर। वो हम जब यहाँ पुट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.23 m³। क्वांटिटी ऑफ मोटार का जो वॉल्यूम आया है वो आया है 0.23। अब इस 0.23 को हम डिनोट कैसे करेंगे, 0.23 को हम डिनोट करेंगे फॉर 1 m³ वॉल के लिए। 1 m³ वॉल के लिए 0.23 m³ क्वांटिटी ऑफ मोटार हमें लगेगा। अब हम इसमें देखते हैं ड्राई कोफिशिएंट क्या होता है। ड्राई कोफिशिएंट की क्या ज़रूरत होती है दोस्तों, ड्राई कोफिशिएंट की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल सकें और क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाल सकें। तो हमारा यहाँ ड्राई ऑफ कोफिशिएंट होता है 1.33। कंडीशंस के हिसाब से 1.35 भी लिया जाता है, बट हम यहाँ पे 1.33 ले रहे हैं। अब हम आगे बढ़ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू ड्राई कोफिशिएंट अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सीमेंट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम हो गया आपका 0.23 जो इससे पहले क्वांटिटी ऑफ मोटार आया था उसका आंसर, मल्टीप्लाई बाय ड्राई कोफिशिएंट जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया 1.33 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। अब तो सम ऑफ रेशियो क्या होता है दोस्तों, जो हमने पहले रेशियो लिया था 1:5 का उसी को हमें ऐड करना है। तो उसको हम जब ऐड करेंगे 1 + 5 मल्टीप्लाई 1। अब ये 1 क्या है तो पार्ट ऑफ सीमेंट। तो 1:5 के रेशियो में 1 पार्ट होता है सीमेंट का और 5 पार्ट होता है सैंड का, इसलिए हम यहाँ पे पार्ट ऑफ सीमेंट की जगह पे 1 का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें यहाँ आंसर आता है 0.051 m³। अब 0.051 m³ आया, हमें इसे कन्वर्ट करना है बैग्स में। तो हम बैग्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे सीमेंट को वो हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 kg पर m³। तो इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट यूज्ड इन अवर मोटार। तो हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स का सबसे पहला हम फॉर्मूला देखेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन m³ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइड बाय 50। तो इससे हमारा आंसर आएगा सीमेंट बैग हमारा कितना यूज़ हो रहा है 0.23 मोटार बनाने के लिए। तो इसका आंसर आता है दोस्तों 1.47 बैग्स। 1 m³ वॉल जो मोटार हमने फाइंड किया था उसके लिए हमें 1.47 बैग ऑफ सीमेंट लगेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना लगेगा। जैसे कि हम अभी तक देखा हमने कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे, मोटार कितना निकलता है, सीमेंट कितना लगेगा। अब उसी तरह हमारा लास्ट टॉपिक है सैंड। तो हम सैंड देखेंगे कि सैंड निकलता कितना है। तो हम सैंड के लिए सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड का फॉर्मूला है दोस्तों वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्राई कोफिशिएंट अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम जैसा कि हमने पहले देखा था वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार था हमारा 0.23 मल्टीप्लाई ड्राई कोफिशिएंट जैसा कि हमने पहले देखा है 1.33 सम ऑफ रेशियो 1 + 5 मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ सैंड जिसमें 5 पार्ट था सैंड का, तो ये 5। तो इसका आंसर आ गया 0.25 m³। अब ये m³ में है, जैसे हमने सीमेंट को मीटर क्यूब से बैग्स में फाइंड किया उसी तरह सैंड को नहीं करना है। सैंड की गिनती हमेशा क्यूबिक फिट में होती है, तो हमें कन्वर्ट करना है क्यूबिक को CFT में। CFT मतलब होता है क्यूबिक फिट। तो यहाँ हमने जस्ट कन्वर्ट किया है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो पार्ट लिखा हुआ है 1 m³ = 35.31 CFT। तो बस मैंने मल्टीप्लाई किया है सैंड इन CFT फाइंड करने के लिए 0.25 को 35.31 से। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें सैंड कितने मात्रा में लगेगा हमारी क्वांटिटी को तैयार करने में। तो इसका आंसर आता है 8.83 CFT। ये था कैलकुलेशन का पार्ट। अब हम समराइज़ करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे कि हमने क्या क्या कैलकुलेट किया और क्या क्या हमने सीखा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, जिसमें हमारा क्वेश्चन था कि 1 m³ वॉल्यूम के लिए कितना ब्रिक वर्क लगेगा, उसमें कितना मोटार लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक में नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे हमको 500,
इसको तो आप रट लीजिए दोस्तों कि 1 m³ में 500 नोट्स लगते हैं। तो मैंने इसका कैलकुलेशन भी आपको करके बताया कि कैसे आता है। नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गया 500, सेकेंड क्वांटिटी ऑफ मोटार लगा हमें 0.23 m³, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लगा हमें 1.47 बैग्स और क्वांटिटी ऑफ सैंड लगा हमें 8.83 CFT। तो इसी तरह हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक को रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया टॉपिक आपको पढ़ाऊं, आपको समझाऊं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। तब तक के लिए मैं बस आपसे यह कहना चाहूँगा, करना है कुछ खास, चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।